प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा और एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। इसका आप जितना यूटिलाइज़ कर सकते हैं कीजिए, ताकि आपको इसी बार ही गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो चलिए, आज का हम क्लास जो लेकर के आ रहे हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। अगर आप इस क्लास को अंत तक देखते हैं, तो अगर इस कंसेप्ट से रिलेटेड अगर आपके एग्ज़ाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है, तो हम ये इंश्योर करते हैं कि वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो चलिए, क्लास को एक लाइक के साथ स्टार्ट करते हैं, और यदि हाँ, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस टाइप का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो चलिए, एक नए क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। और आप हमारे साथ क्या कीजिए, पेन और पेपर लेकर के बैठिए, और हमारे साथ आप भी क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि कम समय में क्या मिल पाए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको आउटपुट मिल पाए। तो चलिए, क्लास को एक लाइक के साथ स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखते चलिएगा, क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से देखते चलिएगा। आज का जो आपको क्लास है, फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। क्या करा कि निम्नलिखित आवर्त सारणी में 7 की संचयी बारंबारता क्या हो? 7 की संचयी बारंबारता क्या होगा? तो ध्यान से देखते चलिएगा। सबसे पहले हम क्या कर ले रहे हैं, आंकड़े लिख ले रहे हैं। उसके बाद बारंबारता, उसके बाद हम क्या लिख रहे हैं, संचयी बारंबारता। आंकड़ा क्या है, पहला 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 16 है। बारंबारता क्या दे रखा है, 2, 3, 5, 9। फिर से बारंबारता हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। बारंबारता क्या है, 2, 3, 5, 9 और 2। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 7 का संचयी बारंबारता क्या हो। तो ध्यान से देखते चलिएगा। 2 यहाँ तो ये हो जाएगा 2, और 2 + 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 5, और 5 + 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 10, और 10 + 9 करेंगे कितना हो जाएगा, 19, और 90 + 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 21। क्या हो जाएगा, 21। अब बताइए, ये जो है आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 7 का संचयी बारंबारता क्या होगा। तो 7 का जो संचयी बारंबारता होगा वो किसके बराबर हो जाएगा। देखिए, आंकड़ा 7 का जो संचयी बारंबारता आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, 10 के बराबर आ रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से देखते चलिएगा। क्या करा कि यदि 2x + y = 3 दे रखा है, और एक्स वाई का वैल्यू 1 है, तो यहाँ x छूट गया है, एक्स वाई छूट गया, तो यहाँ क्या होना चाहिए, एक्स वाई का वैल्यू क्या है, 1 है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि x + y की पावर x - y का वैल्यू क्या होगा। तो टारगेट क्या है कि x + y की पावर x - y का वैल्यू क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, x और y का वैल्यू फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। अगर x + y इंटू एक्स प्लस वाई की पावर x - y का वैल्यू निकालना है, तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले x और y का वैल्यू निकालना चाहिए। तो ध्यान से देखते चलिएगा। 2x + y = क्या दे रखा है, 3, और xy = क्या दे रखा है, 1। अब आपको पता होगा कि a + b का, या यहाँ देखिए, a - b का जो होल स्क्वायर होता है, a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है, 4ab। मतलब जहां a - b का होल स्क्वायर दिखेगा, वहां पे आप क्या लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो हम क्या कर रहे हैं, a के जगह पे हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, 2x, और b के जगह पे क्या कंसीडर कर रहे हैं, y। तो 2x - y का होल स्क्वायर अगर आपसे हम पूछे क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, 2x + y का होल स्क्वायर माइनस 4 × a की जगह पे क्या है, 2x, b की जगह पे क्या है, y। तो यहाँ से क्या पता चला कि 2x + y का होल स्क्वायर इक्वल माइनस 4 × 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 8xy।
तो 2x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर है उसका वैल्यू किसके बराबर है, 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 8xy। अब बताइए 2x प्लस वाई का तो वैल्यू आपको मालूम है किसके बराबर है, 3 के बराबर है। 3 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स वाई, एक्स वाई का वैल्यू क्या है 1। तो 3 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 9 और 8 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। तो 9 में से अगर 8 को आप हटाते हैं तो आपको क्या पता चल जाएगा, 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू पता चल जाएगा। मतलब 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो 2x माइनस वाई का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 2x माइनस वाई का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिएगा, मेरा टारगेट क्या था, x प्लस वाई की पावर x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अगर x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया तो x प्लस वाई की पावर x माइनस वाई का वैल्यू आपसे निकल जाएगा। तो हम क्या किए हैं, 2x प्लस वाई का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा था कि 2x प्लस वाई का वैल्यू किसके बराबर है, 3 के बराबर। और 2x माइनस वाई का वैल्यू हम निकाले हैं किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो जब इक्वेशन 1, इसको अगर हम इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं, इसको इक्वेशन 2, तो जब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 2x क्या हो जाएगा 4x। तो 4x इक्वल टू क्या हो गया 4, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। यहाँ से हमको x का जो वैल्यू निकल करके आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, x का वैल्यू अगर हम समीकरण 1 में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई। तो 2x x की जगह पर हम क्या रख दिए 1 प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो y इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, y इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। अब बताइए x का भी वैल्यू निकाल लिया, अब y का भी वैल्यू निकाल लिया। अब हमको निकालना किसका वैल्यू है, तो आपको जो निकालना है वो निकालना है x प्लस वाई की पावर x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा। अब बताइए x का वैल्यू 1 और y का भी वैल्यू 1, अब की पावर में क्या हो जाएगा 1 माइनस 1। तो 2 की पावर में 1 में से 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। और आपको क्या पता है किसी भी संख्या पे अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो अब बताइए x प्लस वाई की पावर x माइनस वाई का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं के माध्य 6 हैं तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो हम अगर एक विषम संख्या x कंसीडर कर रहे हैं, अगर एक विषम संख्या, अगर हम पहली विषम संख्या x कंसीडर कर रहे हैं तो दूसरा विषम संख्या क्या हो जाएगा x प्लस 2, तीसरा विषम संख्या क्या हो जाएगा x प्लस 4 और चौथा विषम संख्या क्या हो जाएगा x प्लस, चौथा विषम संख्या क्या हो जाएगा x प्लस 6 हो जाएगा। क्लियर है। अब बताइए, अब क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया हो, कहा यदि 4 लगातार विषम संख्याओं के माध्य जो हैं वो हैं 6, इसका मतलब क्या है कि x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 अपॉन में क्या हो जाएगा 1 2 3 4। ये हो गया 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य। और क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका जो वैल्यू है वो किसके बराबर दे रखा है, 6 के बराबर दे रखा है। तो x प्लस x 2x 3x 4x, तो 4x और 2 प्लस 4 करेंगे तो 6, 6 प्लस 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 अपॉन में 4 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 6 के बराबर। किसके बराबर है, 6 के बराबर है। अब बताइए 4x प्लस 12 अपॉन में 4 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आया है, 6 के बराबर आया है। तो अगर आपसे पूछे, अगर आपसे हम पूछे आप ये बताइए कि 4x प्लस 12 का जो वैल्यू हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 6 इंटू 4 के बराबर। तो 4x प्लस 12 इक्वल टू क्या हो गया 24। तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, तो x इक्वल टू क्या आ गया 3। तो अब इसमें क्या कर रहा है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस 6 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या है 3, तो x प्लस 6 क्या हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 9। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 3 3 3 4 6 6 6 7 7
9 9 तथा 6 का बहुलक होगा। अब बताइए 3 3 3 4 6 6 6, अब फिर क्या करेंगे 6 7 7 7 9 9 9। अब इसका अगर आपको बहुलक निकालना है तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है दिए हुए व्यंजक में महत्तम बारंबारता क्या है 6, तो बहुलक भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो बहुलक इसका क्या हो जाएगा, बहुलक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। दिए गए व्यंजक में महत्तम बारंबारता क्या है 6 की है, तो बहुलक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि 400 रुपये का 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा वो क्या होगा। अब बताइए चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा 400 इंटू 1 प्लस 5/100 का होल स्क्वायर माइनस 400। अब 400 यहाँ भी दिख रहा है, 400 यहाँ भी दिख रहा है, तो 400 का आप क्या कर लीजिए कॉमन, तो 1 प्लस 5/100 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब इसका अगर वैल्यू निकालते हैं तो 400 इंटू 100 प्लस 5, तो 105 का स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 400 इंटू 105 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर। अब इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में भी ब्रेक कर सकते हैं। तो जब इसका आप वैल्यू निकालिएगा तो इसका जो वैल्यू आपको निकल करके आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा 41 के बराबर आ गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या आ गया 41 आ गया। अब साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 400 गुना 2 गुना 5/100, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 5 दूनी 10 गुना 40 हो गया। अब पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकाले हैं 41, साधारण ब्याज कितना निकाले हैं 40, 41 में से अगर 40 को घटाते हैं कितना आ जाएगा 1 रुपया। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि किसी श्रेणी के माध्य माध्यिका तथा बहुलक में संबंध क्या है। आपको क्या पता है कि बहुलक जो होता है, ध्यान से देखते चलिएगा, बहुलक जो होता है, बहुलक इक्वल टू क्या होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। ये उम्मीद करते हैं कि आपको याद होगा कि बहुलक इक्वल टू क्या होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो बहुलक बराबर 2 गुना माध्यिका प्लस 3 गुना माध्य गलत। ऑप्शन नंबर आपका क्या है बी भी गलत है, तो 2 गुना माध्यिका माइनस 3 गुना माध्य। ऑप्शन नंबर सी जो है 3 गुना माध्यिका माइनस प्लस 2 गुना माध्य, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि यदि साइन थीटा का वैल्यू साइन ए का वैल्यू कॉस बी के बराबर है तो निम्नलिखित में कौन ए और बी में सही संबंध है। अब यहाँ देखिए साइन ए इक्वल टू क्या दे रखा है कॉस बी दे रखा है, तो साइन ए इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं कॉस π/2 माइनस बीटा लिख सकते हैं। आपको क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको पता है कि कॉस 90 माइनस बी जो होता है, ध्यान से देखते चलिएगा, कॉस यहाँ क्या हो जाएगा कॉस बीटा को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए हम बता रहे हैं साइन π/2 माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है कॉस थीटा के बराबर होता है।
या आप पढ़े होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब कॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाय 2 माइनस बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाय 2 माइनस बी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि ए का जो वैल्यू है वो क्या है, पाई बाय 2 माइनस बी के बराबर होगा। मतलब ए इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री माइनस बी। ये आपको कैसा दिख रहा है, ये जो है एक दूसरे का क्या है, ए और बी एक दूसरे का क्या हो गया, समपूरक हो गया। ए और बी एक दूसरे का क्या हो गया, अगर ए इक्वल टू 90 पाई बाय 2 माइनस बी है, इसका मतलब ए और बी एक दूसरे का क्या है, समपूरक है। क्या है, समपूरक। समपूरक नहीं, पूरक कोण है। अगर ए का वैल्यू पाई बाय 2 माइनस बीटा के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि ए और बी एक दूसरे का क्या है, पूरक कोण है। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, समान कोण, संपूरक कोण, पूरक कोण। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, आ रहा है कि cot 54 डिग्री अपॉन में tan 36 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री अपॉन में cot 70 डिग्री का मान पूछा जा रहा है कि क्या होगा। अब यहाँ देखिए cot 54 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, cot 54 डिग्री अपॉन में tan 36 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री अपॉन में cot 70 डिग्री का वैल्यू पूछा जा रहा है। cot 54 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 36 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से अगर 36 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। मतलब cot 54 को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 36 डिग्री अपॉन में क्या हो जाएगा, tan 36 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री अपॉन में cot 70 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। अब आपको क्या पता है कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि cot 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, tan 36 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और cot 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, tan 20 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो बस cos 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, tan 36 डिग्री अपॉन में क्या है, tan 36 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री अपॉन में क्या हो जाएगा, tan क्या हो जाएगा, 20 डिग्री। अब बताइए tan 36 से tan 36 कैंसिल और tan 20 से tan 20 कैंसिल, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इसका कौन सा सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वह समीकरण जिसके मूल 2, 3 तथा -2 होगा। अब यहाँ देखिए इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको बताते हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि इन समीकरणों में से किसका मूल जो है 2, 3 तथा -2 होगा। तो आपको क्या पता है कि यदि 2 अगर इसमें से किसी का मूल्य है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2 अगर इसका मूल्य है तो 2 का x के जगह पे 2 वैल्यू अगर इसके अंदर में डालेंगे तो उसका वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक समझिए, अगर ax² प्लस bx प्लस c एक एक्सप्रेशन है, इसका अगर मूल्य सपोज डेट अल्फा है, तो जब अल्फा को x के जगह पे पुट करेंगे तो इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाता है, 0 के बराबर आ जाता है। अगर 2 अगर यहाँ डालते हैं तो देखिए 2 अगर डालेंगे तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 माइनस, अब अगर 2 डालते हैं तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुना 3 करेंगे क्या हो जाएगा 12 माइनस 4 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू -2, तो प्लस का क्या हो जाएगा 8 और प्लस 12, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये इसका इसके बराबर ये आ रहा है। इसका मतलब क्या 2 जो है इसका क्या है मूल्य है। अब 3 भी डाल करके देखिएगा तो 3 से 3 डालते हैं तो 27 आ गया, माइनस 3 का स्क्वायर 9 3 जा कितना हो जाएगा 26 माइनस क्या हो जाएगा
-4 इंटू 3 अब प्लस का 12, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब यही एक समीकरण है जिसका मूल क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब कह रहा है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को डैश कोण पर काटते हैं। तो आपको पता है कि रोम्बस, समचतुर्भुज को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रोम्बस, और रोम्बस का विकर्ण जो है एक दूसरे को कितने डिग्री पे कट करता है, तो 90 डिग्री पे कट करता है। बता भी चुके हैं, अगर ये मान लेते रोम्बस है तो ये जो आपको दिख रहा है इसका विकर्ण एक दूसरे को कितना डिग्री पे कट करेगा, 90 डिग्री पे कट करता है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखना कि इसका लेंथ और इसका लेंथ आपस में बराबर होता है, और इसका लेंथ और इसका लेंथ भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो हम फिर से दिखा रहे हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। हम अभी क्या बताए हैं कि ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, अगर इसको हम रोम्बस मान ले तो ये क्या हो गया, विकर्ण हो गया। तो समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को कितने डिग्री पे कट करता है, 90 डिग्री पे। साथ ही साथ ये लेंथ इस लेंथ के बराबर होगा, और ये लेंथ ये इस लेंथ के बराबर होगा, और ये लेंथ जो है इस लेंथ के बराबर होगा। और इसका जो एरिया होता है, समचतुर्भुज का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो बहुत बार इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसके एरिया को भी क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे पूछेगा कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को कितने डिग्री से काटता है, हम क्या बोलेंगे कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करता है, कट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर इसका ए जो है वो क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि के हुए मान ज्ञात करें जिनके लिए kx प्लस 2y इक्वल टू 5 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 का अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब क्या हो गया, यूनिक, यूनिक हल होगा। तो दो समीकरण के निकाय का हल जो है यूनिक होता है। ध्यान से देखते चलिएगा, निकायों का जो हल है वो क्या होता है, यूनिक होता है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों समीकरण को एक बार लिख लेंगे। क्या करेंगे, दोनों समीकरण को एक बार लिख लेंगे। उसके बाद जो है इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, इजिली वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो, तो दो समीकरणों के निकाय का हल जो होता है यूनिक होता है। क्या बताए हैं, यूनिक होता है। कब, जब a1 अपॉन में a2 का वैल्यू क्या हो जाए, बराबर ना हो, किसके बराबर,
ध्यान से देखते चलिएगा, क्या कह रहा है कि के मान ज्ञात करने के लिए जिनके जिनके लिए यहाँ निकाय छूट गया है, के वे मान ज्ञात करें जिनके लिए निकाय के एक्स प्लस 2y इक्वल टू 5 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 का अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन तभी पॉसिबल है जब a1 अपॉन में a2 का वैल्यू बराबर ना हो किसके? b1 अपॉन में b2। अब यहाँ देखिए कि x प्लस 2y इक्वल टू क्या दे रखा है? 5 और 3x प्लस वाई इक्वल टू क्या दे रखा है? 1 दे रखा है। हम क्या करते हैं, इसको भी कंपेयर कर लेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे ax1 प्लस by1 इक्वल टू c से, और इसको कंपेयर कर लेते हैं a1x1। ध्यान से देखते चलिएगा, फिर से हम दिखा रहे हैं आपको, इसको जो है आपको कंपेयर कर लेना a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 से, और नीचे वाले समीकरण को आपको कंपेयर कर लेना a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 से। तो यहाँ देखिए x का गुणांक क्या है? a है, यहाँ x का गुणांक क्या है? k है। तो a1 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गया? k के बराबर आ गया। और y का जो यहाँ गुणांक है वो क्या है? 2 है, और यहाँ y का गुणांक क्या है? b1 है। तो b1 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर आ गया। अब यहाँ x का जो गुणांक है वो क्या है? a2 है। यहाँ x का गुणांक क्या है? 3 है। तो a2 इक्वल टू क्या आ गया? 3 आ गया। और b2 का वैल्यू क्या है? यहाँ y का गुणांक क्या है? कुछ नहीं हो तो 1 है, और यहाँ y का गुणांक क्या है? b2 है। b2 का वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया। अभी आपको क्या पता है कि अगर दो समीकरणों के निकायों का हल अद्वितीय हल होगा कब? जब a1 अपॉन में a2 का वैल्यू बराबर ना हो b1 अपॉन में b2। मतलब a1 का वैल्यू क्या निकाले हैं? k, b1 का वैल्यू क्या निकाल, a2 का वैल्यू क्या निकाले हैं? 3। तो 2k/3 का वैल्यू बराबर नहीं होना चाहिए b1 अपॉन में b2। b1 का वैल्यू है 2 अपॉन में b2 का वैल्यू क्या है? 1। k का जो वैल्यू होना चाहिए वो बराबर नहीं होना चाहिए किसके? 4 के। k का वैल्यू बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ a2 का वैल्यू 3 है, तो 3 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मतलब क्या कि यदि k का वैल्यू 6 के बराबर नहीं हुआ तब आप कह सकते हैं कि इस दिए हुए समीकरणों के निकाय का जो हल होगा वो क्या होगा? अद्वितीय होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? k का वैल्यू 6 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नांकित में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अगर नहीं मालूम है तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये कैसे हो रहा है? यहाँ देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा अपन में कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो आप क्या लिख सकते हैं? 1। तो 1 और कॉस स्क्वायर थीटा का जो एलसीएम होगा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 से अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा में डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, आप कॉस स्क्वायर थीटा को अगर कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं तो 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। और यहाँ क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा को ही क्या कहते हैं? सेक स्क्वायर थीटा कहते हैं, क्योंकि कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। कॉस स्क्वायर थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब अगर इसके अंदर में रूट अंडर, आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू किसके बराबर है? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो अगर ये रूट से ये स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा? सेक थीटा बचा। तो जिस ऑप्शन में आपको दिखेगा क्या चीज दिखेगा? सेक थीटा दिखेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा समूह चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोण क्रम में है? आपको क्या पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब अपोजिट साइड, चक्रीय चतुर्भुज का अपोजिट साइड का जो सम होता है, एंगल का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है? 180 के बराबर होता है। तो ध्यान से देखते चलिएगा, ऑप्शन नंबर हम दिखाते जा रहे हैं। अब यहाँ देखिए, अगर मान लेते हैं कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, सपोज डेट अगर हम मान लेते हैं कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है।
या चतुर्भुज मान लेते हैं। अगर इस एंगल को x मान लेते हैं, अगर ये वो एंगल z y हो गया, ये एंगल क्या हो गया, z हो गया, और इस एंगल को हम क्या मान ले रहे हैं, l मान रहे हैं। अब बताइए अगर x y z l को हम क्या कर रहे हैं, ये क्या है, चारों कोण क्रम में, तो x का जो जस्ट ऑपोजिट एंगल होगा वो क्या हो जाता है, z हो जाता है, और y का जो ऑपोजिट एंगल हो जाता है वो क्या हो जाता है, l हो जाता है। क्लियर है। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा समूह चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोण क्रम में। आपको क्या पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के जो अपोजिट साइड्स का जो एंगल होता है, मतलब समूह कोणों के जो योग होता है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर इस दोनों को ऐड करते हैं तो 120 प्लस 55 करेंगे कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। 180 पूर्ण नहीं रहा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, गलत है। अब 60 प्लस अगर 100 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 160, इसका मतलब ये भी गलत। और 80 प्लस 100 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 180, और 65 प्लस 115 करते हैं तब पर भी क्या आ रहा है, 180 आ रहा है। मतलब समूह कोणों का जो योग है वो किसके बराबर आ रहा है, 180 डिग्री के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ये सही है। अब 80 प्लस 80 करेंगे तो 160 आ रहा है, 180 आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखते चलिएगा। क्या कह रहा है कि तीन संख्या 15:10:25 के अनुपात में है और वे इस प्रकार है कि उनके वर्गों का जो योग है वो किसके बराबर आ जाता है, 3800 के बराबर आ जाता है। बीच वाली संख्या क्या है, तो यहाँ देखिए पहली संख्या जो है, अगर हम पहली संख्या को x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, पहली संख्या को x मान लेते हैं। ध्यान से देखते चलिएगा, पहली संख्या जो है आपका उसको हम क्या मान ले रहे हैं, x मान ले रहे हैं। पहली संख्या को हम क्या मान रहे हैं, पहली संख्या को हम क्या मान ले रहे हैं, x मान ले रहे हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 15:10:25 है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, 15x हो जाएगा। तो बीच वाली संख्या या दूसरी संख्या जो होगी, बीच वाली संख्या जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। और अंतिम वाली संख्या जो है, अंतिम संख्या जो है वो क्या हो जाएगा, 25x हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर ये क्या कर रहा है कि इनके वर्गों का योग, मतलब 15x का होल स्क्वायर प्लस 10x का होल स्क्वायर प्लस 25x का होल स्क्वायर, इनके वर्गों का जो योग है वो किसके बराबर है, 3800 के बराबर है। तो 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 225x, 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100x, 25 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 625x, इक्वल टू क्या हो गया, 3800। अब जब इसको आप ऐड करते हैं 225 प्लस, देखिए 600 200 800, 850 950 हो गया, 950 x इक्वल टू कितना हो गया, 3800 हो गया। तो x का जो वैल्यू है वो किसके बराबर निकल करके आएगा, ध्यान से देखते चलिएगा। x का जो वैल्यू आएगा, यहाँ x नहीं होगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो 950 एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 3800 के बराबर है तो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 3800 अपॉन में 950। अगर आप 3800 में 950 से भागा देते हैं इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 4 है तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो पूछा क्या जा रहा है कि बीच वाली संख्या क्या होगा, तो बीच वाला संख्या क्या है, 10x है। तो 10 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर भुजा के एक घन से n सेंटीमीटर भुजा के घनों को काटे जाने की संख्या है। मतलब सीधा कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर का घन है और उस घन को काट करके अगर हम 2 सेंटीमीटर के घन बनाए तो कितना घन बनेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। हम मान ले रहे हैं कि n घन बन रहा है 2 सेंटीमीटर। ध्यान से देखते चलिएगा, हम ये मान ले रहे हैं 2 सेंटीमीटर वाले n घन बन रहे हैं। कब, जब हम 8 सेंटीमीटर भुजा वाले को काटें। अब बताइए अगर
2 सेंटीमीटर वाले n घन बन रहा है, एक घन का जो आयतन होगा, एक घन का जो आयतन होगा, एक घन का जो आयतन होगा, घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, एल क्यूब के बराबर होता है। लंबाई एल क्यूब होता है, घन का आयतन क्या होता है, एल क्यूब होता है। एल यहाँ क्या है, 2 का क्यूब। मतलब क्या कि एक घन का आयतन क्या है, 2 का क्यूब। तो एन घन का जो आयतन हो जाएगा, एन घन का जो आयतन हो जाएगा, एन घन का जो आयतन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एन इंटू 2 की पावर। अब यहाँ देखिए 8 सेंटीमीटर वाले घन का अगर आपसे हम पूछे आयतन क्या होगा, तो 8 सेंटीमीटर वाले घन का जो आयतन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 8 का क्यूब के बराबर। तो लॉजिक क्या है कि 8 सेंटीमीटर वाले घन को ही काट करके हम क्या किए, 2 सेंटीमीटर वाले एन घन बनाए। इसका मतलब दोनों का जो आयतन होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि n इंटू 2 की पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब हो जाएगा। तो n इक्वल टू अगर निकालते हैं तो 8 का क्यूब अपॉन में 2 का क्यूब, ये क्या हो गया 8/2 का होल क्यूब। इससे इसको कैंसिल करेंगे क्या हो जाएगा, 4 4 का क्यूब क्या हो जाता है 64। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 64 घन बनाए जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। यदि s इक्वल टू दे रखा है 0 1 5 4 7, तब समुच्चय S में उप समुच्चयों की जो कुल संख्या होगी वो क्या होगी। आपको पता है कि किसी समुच्चय के कुल उप समुच्चयों की जो संख्या होती है वो किसके बराबर होता है, 2 की पावर n के बराबर होता है। 2 की पावर n के बराबर होता है। n क्या है, तो समुच्चयों के अवयवों की संख्या। यहाँ देखिए अवयव कितना है, 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 का वैल्यू निकालते हैं तो 2 2 4 2 2 4 8 12, 8 के बाद 16 गुना 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 32। मतलब क्या है कि S में उप समुच्चयों की जो संख्या होगी वो किसके बराबर आ जाएगा, 32 के बराबर आ जाएगा। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। करा है एक वृत्त की, यहाँ क्या है, वृत्त है, ध्यान से देखते चलिएगा, ये वृत्त है। करा एक वृत्त की त्रिज्या में, एक वृत्त की त्रिज्या में, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। हम एक बार क्वेश्चन आपको पढ़ करके दिखा दे रहे हैं ताकि किसी भी टाइप का आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए क्या करा है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है। एक वृत्त की त्रिज्या में कितने सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है, तो 5 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है। हम क्या कर रहे हैं, एक वृत्त की त्रिज्या में, एक वृत्त की त्रिज्या में 5 सेंटीमीटर कितना का वृद्धि की जाती है, तो 5 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है। तब पूछा जा रहा है कि तब नई परिधि का नए व्यास से अनुपात होगा। तब नई परिधि का नए व्यास से, नए परिधि का नए व्यास से अनुपात होगा। नई परिधि का नए व्यास से अनुपात होगा। नई परिधि का नए व्यास से अनुपात होगा या है। ध्यान से देखते चलिएगा। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है π+2, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है π-1, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है पाई और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है π-1/2। तो यहाँ क्या दिया है, एक वृत्त की त्रिज्या में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है। अब मान लेते हैं कि पहले वृत्त का जो त्रिज्या था वो क्या था, r था। अब अगर 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाती है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जो है सर्कल का त्रिज्या क्या हो जाएगा, π+r हो जाएगा। क्या हो जाएगा, π+r हो जाएगा। तब क्या कर रहा है कि तब नई परिधि का नए व्यास से अनुपात क्या होगा। अब बताइए अगर इस सर्कल का त्रिज्या जो है नए, तब नई परिधि का नए व्यास से अनुपात क्या होगा। तो नए का व्यास क्या हो जाएगा और नए का परिधि क्या हो जाएगा। वृत्त का जो परिधि हो जाएगा
तो विड्थ का जो परिधि होता है वो क्या होता है 2πr। आर के जगह पे क्या हो जाएगा पाई प्लस आर, क्योंकि इस सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है पाई प्लस आर है। ये क्या हो गया 2π, आर के जगह पे क्या हो जाएगा पाई प्लस आर। ये हो गया नए वृत्त की परिधि हो गया। अब क्या पूछ रहा है कि नए वृत्त के व्यास से अनुपात क्या होगा, तो हम सबसे पहले नए व्यास फाइंड आउट कर लेते हैं। अब बताइए अगर आर का वैल्यू अगर पाई प्लस आर है, आर का वैल्यू किसके बराबर है, आर का वैल्यू पाई प्लस आर है, तो डायमीटर मतलब डायमीटर जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा 2 इंटू कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, तो 2 इंटू पाई प्लस आर के बराबर हो जाएगा। तो नए व्यास हमको क्या पता चला 2 इंटू पाई प्लस आर, क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई प्लस आर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या कर रहा है कि तब नई परिधि का, तो नई परिधि क्या है 2π इंटू पाई प्लस आर का नए व्यास से अनुपात। तो नए व्यास क्या है 2 इंटू पाई प्लस आर, तो 2 से 2 कैंसिल, पाई प्लस आर से पाई प्लस आर कैंसिल, तो क्या आ रहा है पाई आ रहा है। तो दोनों का जो अनुपात है क्या आ रहा है पाई आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको एक कक्षा में लड़कियों के औसत प्राप्तांक 73 और लड़कों के औसत प्राप्तांक 71। तो सारी कक्षाओं का औसत प्राप्तांक अगर 71.8 है तो पूछा जा रहा है कि कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत क्या हो। ध्यान से देखते चलिएगा। हम मान लेते हैं कि कक्षा में जो लड़कियों की संख्या है, कक्षा में जो लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की जो संख्या है वो क्या है n, क्या मान लिए n, और लड़कों की संख्या जो है वो हम क्या मान लिए p। अब बताइए कहा क्या रहा है कि लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है 73, औसत प्राप्तांक कितना है 73। अगर औसत प्राप्तांक 73 है, x1 प्लस x2 प्लस x3, अगर हम लड़कियों को x1 लड़की प्लस x2 लड़की, और ये जो x1 x2 क्या है लड़की है, ऐसा कितना लड़की होगा n लड़की है। इसके प्राप्तांकों का जो औसत है वो किसके बराबर है 73 के बराबर। यहाँ से अगर हम आपसे पूछे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 73 इंटू n के बराबर हो जाएगा। यहाँ x1 क्या है एक लड़का है, x2 भी क्या है एक लड़का, यहाँ x1 क्या है एक लड़की है, x1 क्या है लड़की है, और x2 भी क्या है लड़की है, x3 भी क्या है लड़की, और y1 y2 y3 से क्या कर रहे हैं लड़कों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डॉट 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 n लड़का है, और उस लड़कियों का जो प्राप्तांक का जो औसत है, लड़कों की संख्या अपन क्या माने p माने, और y1 लड़का प्लस y2 लड़का प्लस y3 लड़का प्लस डॉट 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 p लड़का है जिसका औसत प्राप्तांक कितना है 71 के बराबर है। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 का जो वैल्यू हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा 71 p के बराबर हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ हम x1 लड़का है, x2 भी, यहाँ x1 लड़की है, x2 भी लड़की है और x3 भी लड़की है, और y1 लड़का y2 भी लड़का है और y3 भी एक लड़का है। इस तरह से बढ़ते जा रहा है। आपको क्या पता चल रहा है अब, और क्या याद रखा कि सारी कक्षाओं का औसत प्राप्तांक जो है 71.8, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट और प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डॉट डॉट अपॉन में क्या हो जाएगा टोटल क्या हो जाएगा n लड़का था और n क्या है लड़की है, p क्या है लड़का है, तो टोटल कितना हो जाएगा उस क्लास में विद्यार्थियों की संख्या n प्लस p। इसका औसत आपको दे रखा है 71.8। अब बताइए आपको क्या पता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट n का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 73 n के बराबर है।
प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 डॉट 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 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 71p के बराबर। अपॉन में क्या है, n प्लस पी इक्वल टू कितना हो गया, 71.8। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब बस इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद आपको क्या आएगा, जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो इस दोनों के बीच में एक रिलेशन आएगा, 73n प्लस 71p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 71.8 इंटू एन प्लस पी। जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास, 12n का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 12n का जो वैल्यू हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 8p के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब 3n का जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, 12 किससे कटेगा, तो 4 से कट जाएगा, तो 4 से 12 में अगर डिवाइड करते हैं तो 3, और 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। मतलब 3n जो है वो किसके बराबर आ गया, 2p के बराबर आ गया। अब लड़कों की संख्या n प्लस p का जो वैल्यू है वो कितना है, 100। n प्लस p का वैल्यू किसके बराबर है, 100 के बराबर है। परसेंटेज में अगर बात करें तो n प्लस पी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा। अगर हम n का वैल्यू अगर रखना चाहें तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3p हो जाएगा। अगर 3n का वैल्यू 2p के बराबर है तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू पी। 2/3 इंटू पी प्लस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो p का जो वैल्यू आपको निकल के आएगा 64 आएगा। p क्या था, p जो है वो क्या है, लड़कों की संख्या। मतलब क्या कि 64% क्या है, 64%। p का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, p का वैल्यू 60 के बराबर आ जाएगा, 64 नहीं आएगा, 60 के बराबर आ जाएगा। तो इसका p था क्या, लड़कों की संख्या था, तो लड़कों का परसेंटेज कितना हो गया, 60% हो गया। तो अगर लड़कों की संख्या 60% है तो लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा, क्योंकि n प्लस पी कितना है, 100% है। अगर p का वैल्यू 60% आया तो n का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 40% के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, करा कि एक त्रिभुज एबीसी में एंगल बी और सी क्या है, बाय एंगल बी और सी किससे बाय विभाजक ओ पर मिलते हैं। तब आपसे पूछा जा रहा है कि बीओसी का एंगल बीओसी का वैल्यू क्या होगा यदि एंगल ए का मान 50 डिग्री के बराबर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। ये क्या है, ए बी और ये सी, करा एंगल बी का बाय विभाजक, ये एंगल बी हो गया और ये एंगल सी हो गया। इसको हम एक्सटेंड कर दे रहे हैं और इसको भी क्या कर दे रहे हैं, एक्सटेंड कर दे रहे हैं। बी एंगल बी का बाय विभाजक, ध्यान से देखते चलिएगा, एंगल बी का बाय विभाजक और एंगल सी का बाय विभाजक कहाँ पे मिलता है, ओ पे मिलता है। इसका मतलब क्या कि ये एंगल आपस में बराबर है और ये एंगल भी क्या है, आपस में बराबर है। और क्वेश्चन में दे रखा है कि एंगल ए का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 50 डिग्री के बराबर। तब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एंगल बी ओ सी का वैल्यू क्या होगा। बी ओ सी मतलब ये वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। क्या मान ले रहे हैं, एक्स मान ले रहे हैं। मेरा टारगेट क्या है, एक्स या जेड मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको जेड मान लेते हैं। तो मेरा टारगेट क्या है कि जेड का वैल्यू क्या होगा। अब बताइए, ये जो एंगल है, ये एंगल जेड जो है, जेड जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। तो एंगल ए का जो वैल्यू दे रखा है वो किसके बराबर दे रखा है, 50 डिग्री के बराबर दे रखा है। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस 1/2 इंटू 50। 2 से इसमें डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 25। तो 90 में से अगर 25 को घटाते हैं कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, 65 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 90 में से अगर 25 डिग्री को घटाते हैं कितना आ जाएगा, 65 डिग्री आ जाएगा।
ये जो BOC का वैल्यू निकल करके आया वो किसके बराबर आया, 65 डिग्री के बराबर आया। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, करा कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, तब आपसे पूछा जा रहा है कि उसकी भुजाओं की लंबाई क्या होगा। आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर के बराबर होता है। क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो √3/4, ध्यान से देखते चलिएगा, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर के बराबर होता है। क्वेश्चन में दे रखा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर है, 200 √3 के बराबर, इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो भुजा स्क्वायर का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 200 इंटू 4 के बराबर। तो 4 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। तो भुजा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √800। जब √800 का आप वैल्यू निकालते हैं, ये किसके बराबर आ जाएगा, 20√2 के बराबर आ जाएगा, 20√2 के बराबर आ जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए 800 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 400 लिख सकते हैं। और आपको क्या पता है कि √AB को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √A इंटू √B लिख सकते हैं, √A इंटू B को क्या लिख सकते हैं, √A इंटू √B लिख सकते हैं। तो 400 का रूट क्या होता है, 20, तो इंटू √2 क्या हो गया, 20√2 हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 20√2, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, सही है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, करा कि किसी त्रिभुज की माध्यिका एक दूसरे का किस अनुपात में बांटती है, मतलब एक दूसरे को किस अनुपात में बांटती है। तो माध्यिका को ही क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। अगर किसी त्रिभुज का जो मीडियन होता है वो, ये अगर मीडियन है और ये भी क्या है, मीडियन, ये जो है किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो त्रिभुज का जो मीडियन होता है वो एक दूसरे को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो क्या है, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, करा कि व्यंजकों x² - 1 इंटू x³ + 1 तथा x³ - 1 का लॉसो क्या हो। लॉसो को क्या कहते हैं, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं हम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए लोएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, देखते चलिएगा। x² - 1 को आप क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, a² - b² है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, x + a इंटू x - 1 लिख सकते हैं। और x³ + 1, ये क्या है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1³ लिख सकते हैं। तो a³ + b³ क्या होता है, a + b इंटू a²। तो a² करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस ab + b², तो -x प्लस b²। तो b की जगह पे क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। और x³ - 1³ का जो वैल्यू हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, x - 1 इंटू x² प्लस x प्लस 1 हो जाएगा। क्योंकि a³ - b³ क्या होता है, a - b इंटू a² प्लस b² प्लस ab होता है। अब बताइए इस तीनों में कॉमन क्या है, तो x - 1 जो है, अगर इस तीनों में जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखते हैं, जो कॉमन नहीं है उसको भी क्या करेंगे, बाद में लिख लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉसो अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए x+1 यहाँ भी दिख रहा है, x+1 यहाँ भी दिख रहा है, तो x+1 लिख लिए, x - 1 दिख रहा है, x - 1 दिख रहा है, तो x - 1 लिख दिए। अब कॉमन क्या नहीं आ रहा है, ये दोनों क्या है, कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x² - x + 1 इंटू x² - x + 1। तो आप बताइए कि x+1 इंटू x²
माइनस एक्स प्लस वन, इस दोनों को, ये दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वन हो जाएगा। और ये दोनों मिल करके, ये दोनों तो मिल करके क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वन हो जाएगा। तो अगर इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं और इसको हम a मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ऑलरेडी b हो जाएगा। अब बताइए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए की जगह पे क्या है, एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है वन, तो वन का स्क्वायर। एक्स क्यूब का अगर होल स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं क्या हो जाएगा, एक्स की पावर सिक्स माइनस, इसका लॉसर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर सिक्स माइनस वन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, करा कि दो वृत्तों की परिधि 2:3 के है, तो उनकी त्रिज्याओं का जो अनुपात होगा क्या होगा। आपको पता है कि अगर ध्यान से देखते चलिएगा, अगर वृत्त दो वृत्त की परिधि का अनुपात 2:3 है, तो त्रिज्या का भी जो अनुपात होगा 2:3 ही होगा। ध्यान में रखिएगा, वृत्त का कि अगर परिधि जो है a/b के रेशियो में, तो वृत्त की त्रिज्या का जो भी रेशियो होगा वो भी क्या हो जाएगा, a/b हो जाएगा। और वृत्त की क्षेत्रफल का जो रेशियो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाता है, a स्क्वायर इस टू बी स्क्वायर के बराबर हो जाता है। अब बताइए, वृत्त, अगर वृत्त की परिधि का रेशियो a/b है, इसका मतलब वृत्त का जो त्रिज्या होगा उसका भी रेशियो क्या हो जाएगा, a/b हो जाएगा। मतलब क्या कि उसकी त्रिज्याओं का जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, करा कि दो घड़ी 1 मिनट की सुई, 1 मिनट की सुइयां 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लंबी है। तो दो घड़ी है और एक सुई का जो लंबाई है वो क्या है, 2 मीटर। और दूसरा घड़ी का जो मिनट का सुई, मिनट हैंड का जो सुई है उसकी लंबाई कितना है, 3 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि आधे घंटे में, अब मत मान लेते हैं कि ये अभी 12 पे है मिनट की सुई में, आधे घंटे में ये कहाँ आ जाएगा, 6 पे आ जाएगा। आधे घंटे में कहाँ पे आ जाएगा, 6 पे आ जाएगा। और अगर ये 12 पे है मिनट की सुई, आधे घंटे में कहाँ आ जाएगा, आधे घंटे में कहाँ आ जाएगा, फिर से यहाँ पे आ जाएगा 6 पे। ध्यान से देखते चलिएगा, हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में दिया दो घड़ियों की मिनट की सुई 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लंबी है, तो आधे घंटे में, आधे घंटे का मतलब क्या हुआ, 30 मिनट में। तो 30 मिनट में अगर यहाँ देखिए, यहाँ 1 है, 2 है और यहाँ क्या रहता है 3, ये हो गया 15। अब फिर से ये क्या करेगा, 15 मिनट और डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये सुई कहाँ पे चला जाएगा, घूम 6 पे चला जाएगा। तो इस दोनों के बीच का जो एंगल है वो किसके बराबर आ गया, 180 डिग्री के बराबर। और यहाँ भी जो एंगल है वो किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका एरिया और इसके एरिया का जो है रेशियो क्या होगा। आपको क्या पता है कि एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर जो होता है, ध्यान से देखते चलिएगा, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 1/2 r स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ अगर ये एंगल को, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, बराबर है। तो अगर ये भी थीटा है तो इसके इसमें एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर क्या हो जाएगा, इसको हम मान रहे हैं सर्कुलर सेक्टर 1 और इसको हम क्या मान रहे हैं, सर्कुलर सेक्टर 2। तो एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर 1 का जो वैल्यू हो जाएगा 1/2 r स्क्वायर थीटा, एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर 2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 r स्क्वायर थीटा। अब बताइए, इस दोनों का रेशियो निकालना है, तो इसका जो रेडियस दे रखा है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2
नहीं दिख रहा तो यहाँ दिखा रहे हैं 1/2 आर स्क्वायर। आर का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, इंटू थीटा। थीटा का जो वैल्यू है यहाँ भी 180 डिग्री है तो हम बस थीटा रख देते हैं, अपॉन में क्या हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर। इसका रेडियस क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर इंटू थीटा। तो थीटा से थीटा कैंसल, 1/2 से 1/2 कैंसल, और 3 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 9, तो 4/9। ये क्या आ गया 4:9 रेशियो हो गया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आधे घंटे में दोनों सीओ द्वारा तय की गए क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा 4:9 हो जाएगा। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही है। ऑप्शन नंबर जो है बी जो है वो क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि एबीसी एक समकोणीय त्रिभुज है और एसी पर लंब है। मतलब एबीसी एक समकोणीय त्रिभुज है। ध्यान से देखते चलिएगा, एबीसी एक समकोणीय त्रिभुज है एबीसी एक समकोणीय त्रिभुज है और एसी पर लंब, एसी पे क्या है लंब है। इसका एसी पे क्या है लंब है, एसी पे लंब है। फिगर ड्रॉ नहीं किया हुआ था, ये डी मान लेते हैं, ठीक है। ये फिगर था इस क्वेश्चन। ध्यान से देखते चलिए, एबीसी एक समकोणीय त्रिभुज है और एसी पर लंब है। तब पूछा जा रहा है कि बीडी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ये फिगर क्वेश्चन में ड्रॉ नहीं किया हुआ था, हम ड्रॉ करके दिखा दिए। एबीसी एक समकोणीय त्रिभुज है और ये जो है बी से क्या कर रहे हैं, डी पॉइंट पे एक लंब डाल रहे हैं और कह रहा है कि एसी पर लंब है और एसी पर एक क्या है लंब है। तो एसी पे हम क्या किए एक लंब डाल दिए जिसका वैल्यू क्या है बीडी के बराबर है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए बीडी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। आपको क्या पता है कि समकोण त्रिभुज की संगत भुजा जो है अनुपातिक होता है। फिर से हम बता रहे हैं समकोण त्रिभुज के संगत भुजा जो होता है वो क्या होता है अनुपातिक होता है। मतलब क्या कि बीडी का, इस फिगर को देख करके बताइए, बीडी इंटू डीबी, डीबी कहाँ है, बीडी इंटू डीबी का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एडी इंटू डीसी के बराबर हो जाएगा। तो बीडी इंटू डीबी क्या हो जाएगा, बीडी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एडी इंटू डीसी, एडी इंटू डीसी। अब ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर जो है बीडी का स्क्वायर का वैल्यू एडी इंटू डीसी कहाँ दिखा, एडी इंटू डीसी। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इसमें बस क्या ध्यान में रखना था, समकोण त्रिभुज के संगत भुजा क्या होता है अनुपातिक होता है। और जब अनुपातिक होता है तो फिगर को देखते हुए क्या हो जाएगा, बीडी इंटू डीबी का वैल्यू क्या हो जाएगा एडी इंटू डीसी के बराबर हो जाएगा। तो बीडी का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो गया, एडी इंटू डीसी के बराबर हो। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखते चलिएगा। और इस क्वेश्चन को समझाने के लिए हम क्या किए हैं, एनिमेशन का हेल्प किए हैं। एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है क्लास 11th में लोकस पढ़ना रहता है उससे रिलेटेड है। क्या कर रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक पहिया है और उस पहिए को क्षैतिज समतल पर लुढ़का दिया जाता है। कह रहा है कि उसके केंद्र का जो बिंदु पथ होगा कैसा होगा। ध्यान से देखते चलिएगा, आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है फिगर में। अब इस स्ट्रेट, ये क्या है एक क्षैतिज समतल है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है एक क्षैतिज समतल है। करा इस समतल पे हम क्या कर रहे हैं, एक सर्कल को लुढ़का दे रहे हैं। एक सर्कल आपको दिखा। अब इस सर्कल को अगर आप लुढ़काते हैं तब आपसे पूछा जा रहा है कि लुढ़काने के बाद केंद्र बिंदु का जो पथ होगा वो कैसा होगा। और ये जो केंद्र का जो बिंदु है उसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट किए हैं, रेड डॉट से रिप्रेजेंट। और ये जो रेड डॉट है देखिएगा इसका मूवमेंट जो है वो पीला लाइन के अलोंग होता है या नहीं। अब देखिए हम इसको रोटेट करके दिखा रहे हैं। आप क्या देख पाए हैं कि
जब सर्कल एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे मूव करके जा रहा था, उस केस में जो रेड डॉट था, मतलब सर्कल का जो सेंटर था, वो किस पाथ पे मूव कर रहा था? स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा था। और इसका जो लेंथ होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको फिगर से समझ में आ गया होगा कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिए को अगर क्षैतिज समतल पर लुढ़काते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा कि सर्कल के सेंटर के का जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। अब हम क्या करते हैं, ऑप्शन देखते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त होगा, बिंदु पथ कैसा होगा? वृत्त थोड़ी होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है? अभी आप देखें कि इस बिंदु पथ का जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, इसका पथ कैसा दिख रहा है? स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। ये इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है? गलत है। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या करा, पहिए के पथ के समांतर 3 सेंटीमीटर दूरी पर रेखा होगा, ये भी गलत है। कितना का होगा? 6 सेंटीमीटर का होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि पहिए के पथ के समांतर, तो पहिए के पथ के समांतर देखिए ये जो लाइन है और ये जो लाइन है दोनों आपस में क्या है? समांतर है। तो पहिए के पथ के समांतर 6 सेंटीमीटर दूरी पर की एक रेखा। तो हम ये जो है, ये ऑप्शन क्या है? सही है। पहिए के पथ के समांतर 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक रेखा जो है होगा। ये ऑप्शन आपका क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। हम क्या देख पा रहे हैं कि जब सर्कल को अगर क्षैतिज समतल पे हम लुढ़काते हैं तो लुढ़काने के कारण से सर्कल के सेंटर का जो मूवमेंट होगा वो स्ट्रेट लाइन का पाथ होगा। और वो जो स्ट्रेट लाइन होगा वो किसके पैरेलल हो जाता है? पहिए के पथ के पैरेलल हो जाता है। और वो जो सर्कल के सेंटर के कारण से जो स्ट्रेट लाइन का पाथ बन रहा है उसका जो लेंथ होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम आपको इसका एनिमेशन आप देखना चाहते हैं तो देख सक लीजिए। जब इस सर्कल के, ये क्या एक पहिया है और इस पहिया का जो सेंटर है उसको हम रेड डॉट से रिप्रेजेंट किए। जब इसका आप मूवमेंट करवाते हैं तो आप सर्कल का, इस पहिया का जो है सेंटर देखिए, मतलब रेड डॉट को देखिए कि रेड डॉट जो है वो पीला लाइन पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखिए पीला लाइन से इधर उधर जा रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो था वो क्या है? सही है। पहिए के पथ के समांतर 6 सेंटीमीटर की दूरी पर की क्या हो जाएगा? रेखा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि एक समकोणिक त्रिभुज के विकर्ण का वर्ग इसकी दो अन्य भुजाओं के गुणनफल का दोगुना हो तो त्रिभुज के एक न्यून कोण का मान क्या हो? क्या पूछा जा रहा है कि क्लास को हम क्या करते हैं, यहीं पे एंड कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को अगले दिन हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अगर आप इस क्लास को शुरू से अंत तक देख करके आए हैं, इसका मतलब आप अपने एग्जाम के प्रति क्या है? सीरियस हैं कि हमको इसी बार पॉलिटेक्निक कॉलेज चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय।